नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश भर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,757 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर की सरजमी में दूसरी बार आ रहे हैं। बांदा सागर मार्ग में पीसीएफ गोदाम के पास जनसभा के लिए पंडाल और मंच पूरी तरह से जनसभा के लिए तैयार। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। देश भर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,757 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 541 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 67,538 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए मामलों के साथ ही एक्टिव केस भी लगातार कम हो रहे हैं। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस जो हैं वो 3,32,918 हो गए हैं। इसके अलावा डेली पॉजिटिविटी दर 2.61% हो गई है। कोरोना से अब तक 4,19,10,984 लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों में कोरोना के लगातार 50,000 से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं और 12 फरवरी को कोरोना के 44,877 मामले, 13 फरवरी को 34,113 मामले, 14 फरवरी को 27,409 केस और 15 फरवरी को 30,615 मामले सामने आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर की सरजमी में दूसरी बार आ रहे हैं। बांदा के सागर मार्ग में पीसीएफ गोदाम के पास जनसभा के लिए पंडाल और मंच पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने जनसभा से बांदा फतेहपुर की सभी 10 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आएंगे। इसके साथ ही आसपास की सभी विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअली प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जनसभा स्थल में जो है सुबह उतरेगा और इसके अलावा पहले 19 फरवरी 2017 को विधानसभा चुनाव की रैली को संबोधित करने इसी स्थान पर आए थे। 5 साल बाद वह उसी स्थान पर जनसभा करने आ रहे हैं और लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट डालने की भी अपील करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस कड़ी में औरैया और कानपुर देहात के बाद बुधवार की दोपहर बाद जनसभा करने पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मंच पर अचानक गुस्सा आ गया और वो माइक से ए पुलिस कहने लगे। उनकी ऐसी आवाज सुनकर एक पल के लिए पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया और सपा नेता भी सकते में आ गए। वहीं औरैया की जनसभा में उन्होंने संबोधन में सपा को वोट न देने की बात कह दी। हालांकि उन्होंने ऐसा सकारात्मक अंदाज में कहा। कन्नौज के तिरवा विधानसभा क्षेत्र में मां अन्नपूर्णा देवी परिसर में आयोजित जनसभा में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे तो सपा नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया। वह अपने भाषण में भाजपा और प्रदेश सरकार पर हमलावर रहे। इस बीच अचानक वो ए पुलिस बोलने लगे तो पंडाल में भी सन्नाटा छा गया। दरअसल वो मंच से संबोधन के बीच उन पुलिस वालों पर नाराजगी जता रहे थे जो समर्थकों को पंडाल में आने से रोक रहे थे। वह मंच से बोलने लगे कि ये पुलिस वालों जो है, आप लोग क्यों बदतमीजी पर उतर आए हो और आप इन सभी कार्यकर्ताओं को क्यों रोक रहे हो? ये लगता है बीजेपी वाले करवा रहे हैं। ये बीजेपी वालों ने रेड कार्ड इश्यू किए थे, याद है कि नहीं? इस तरह उन्होंने अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए बयानों से भाजपा पर भी जमकर हमला बोला। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नई घोषणाएं निकलने का क्रम लगातार जारी है। अब उन्होंने 3 प्रमुख घोषणाएं की हैं, साथ ही भरोसा दिलाया कि सरकार बनने पर इन घोषणाओं को पूरा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को गीत गाने वाली महिलाओं के लिए कांग्रेस की सरकार बनने पर 1800 रुपए की पेंशन दिए जाने की घोषणा भी की। अपने फेसबुक पेज पर इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आप 10 मार्च तक कैसे अपना जो है दिन बिताएंगे। इस पर उनका कहना है कि वह उत्तराखंड और उन लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं जिनके लिए उनके जीवन या राज्य के जीवन में महत्व स्थान रहा है। ऐसे ही लोग
में से एक हमारे गांव में मंगल गीत गाने वाली महिलाएं भी हैं, जिनके अधिकांश बुजुर्ग हैं और यह परंपरा कहीं टूट ना जाए। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि इसलिए वह चाहते हैं कि इनको भी सम्मान मिले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर वह तुरंत सगुन पेंशन प्रारंभ करेंगे। सगुन अक्षर मांगलिक गीत गाने वाली महिलाओं को बुजुर्ग आदि के बराबर ही 1800 रुपए पेंशन के रूप में दी जाएगी। 14 फरवरी को मतदान के अगले दिन जो है सियासी गलियारों में घसियारी महिलाओं के एक चित्र को अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पर शेयर करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घसियारी सम्मान पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा भी की है। कांग्रेस की सरकार बनने पर इस घोषणा के तहत घसियारी महिलाओं को 500 रुपए की सम्मान राशि प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच जो है रिश्ते अब खराब दौर में पहुंच गए हैं। दोनों ही पार्टी के नेता भ्रष्टाचार को लेकर एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गए हैं। ताजा मामला शिवसेना अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के नाम पर अलीबाग में 19 बंगले और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के संबंधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का है, जिसको लेकर घमासान छिड़ गया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने किरीट सोमैया को चुनौती दी है कि वे दिखाएं कि अलीबाग में रश्मि ठाकरे के 19 बंगले कहां हैं। अगर बंगले नहीं दिखाए तो हम उन्हें चप्पलों से मारेंगे। और इसके साथ ही राउत ने सोमैया के पीएमसी बैंक के घोटालेबाज राकेश वाधवान का पार्टनर बताते हुए जेल भेजने की भी धमकी दी है। दूसरे दिन किरीट सोमैया ने पलटवार करते हुए कहा कि संजय राउत ने कोरलाई गांव में 19 बंगले के पुराने विवाद का हवाला इसलिए दिया क्योंकि राउत के मन में उद्धव ठाकरे और उनके परिजनों के प्रति दुर्भावना है। राउत के विरुद्ध कुछ आरोप लगे थे, तब ठाकरे और उनके परिवार ने उनका साथ नहीं दिया था। पूर्व सांसद सोमैया ने नई दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे ने 19 बंगला विवाद के संबंध में रायगढ़ जिले की कोरलाई ग्राम पंचायत से लिखित में माफी मांगी थी। उन्होंने 19 बंगले का मुद्दा जो है जनवरी 2021 में उठाया था, लेकिन पिछले कुछ महीने में इस पर चर्चा भी नहीं हुई। राउत ने मुंबई पुणे में कोविड देखभाल केंद्रों के आवंटन में घोटाले का जिक्र न कर के ये मामला जो है वो गरमा दिया है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश भर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,757 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर की सरजमी में दूसरी बार आ रहे हैं। बांदा सागर मार्ग में पीसीएफ गोदाम के पास जनसभा के लिए पंडाल और मंच पूरी तरह से जनसभा के लिए तैयार। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट ने बुधवार को तिरुपति के तिरुमाला में अंजनाद्री पर्वत पर भूमि पूजन किया है। अंजनाद्री पर्वत को भगवान हनुमान का राजस्थान जन्म स्थान माना जाता है। भगवान हनुमान की जन्मभूमि को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की धार्मिक संस्थाओं के बीच विवाद शुरू हो गया। दरअसल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने अलग अलग स्थानों पर हनुमान के जन्म का दावा किया है और इस मौके पर विशाखा श्री शारदा पीठम के स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी में हनुमान जी के जन्म स्थान पर भूमि जो पूजा है आयोजित की गई थी। आंध्र प्रदेश वेदों का जन्म स्थान है और यहाँ वेंकटेश्वर स्वामी की कृपा और अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होता है। देवताओं के जन्म स्थान के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अंजनाद्री हनुमान का जन्म स्थान कोई मामूली बात नहीं है। इसके बारे में कई वैदिक और वैज्ञानिक विद्वानों ने शोध कर इसकी पुष्टि भी की है। उन्होंने आगे कहा कि राम जन्मभूमि हनुमान जन्मभूमि की पुष्टि जो है चित्रकूट के अध्यक्ष श्री राम भद्राचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने की थी और इस अवसर पर
ट्रस्ट ने भगवान हनुमान पर एक जीवनी इतिहास पुस्तक भी जारी की है। भगवान हनुमान की जन्मभूमि को लेकर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की धार्मिक संस्थाओं के बीच विवाद शुरू हो गया है। दरअसल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ने अलग अलग स्थानों पर हनुमान जी के जन्म का दावा किया है। कर्नाटक में श्री हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में विशेष रूप से उल्लेख करते हुए लिखा गया है कि हनुमान जी का जन्म जो है किष्किंधा के अंजनाहल्ली में हुआ था। वर्तमान में माना जाता है कि यह स्थान अब हम्पी के निकट तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। वहीं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कमेटी का दावा है कि पुराणों और शिलालेखों जैसे प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से अंजनाद्री का उल्लेख है, जिसे अब तिरुमाला कहा जाता है, जो कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहा जाता है। राहुल गांधी के माता पिता पर सवाल करने वाले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अब उनकी बहन प्रियंका गांधी पर हमला बोला है। शर्मा ने प्रियंका पर यह हमला पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के यूपी बिहार के भैया को फटकने मत देना वाले बयान में संलिप्तता को लेकर किया है। दरअसल पंजाब के रूपनगर के चुनावी रैली में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा यूपी और बिहार के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान और इसके बयान पर प्रियंका की मुस्कुराहट के बाद से ही सियासी घमासान छिड़ गया है। इस बार हेमंत ने राहुल का हवाला देकर प्रियंका पर हमला किया है। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा है कि उस दिन जब राहुल गांधी उत्तर पूर्व की अनदेखी करते हुए हमें विविधता और भारत की भावना पर उपदेश दे रहे थे, तब उनकी बहन प्रियंका गांधी पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को खुश करने के लिए उनके द्वारा बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान का समर्थन करती दिखी। यहां तक कि प्रियंका ने नारे लगाने में भी साथ दिया। यहां से हमें पाखंड और टुकड़े टुकड़े की राजनीति देखने को मिलती है। चरणजीत सिंह चन्नी के साथ प्रियंका गांधी भी पहुंची थी। रैली के बाद वे मंच तक आई, हाथों में माइक लेकर अपनी बातें शुरू की। प्रियंका उत्साहित होते हुए बोली कि समझदारी का इस्तेमाल करो, चुनाव का समय है, लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन पंजाब के लोगों भाई और बहनों जो आपके सामने हैं उन्हें ठीक से पहचानो। आप में बहुत विवेक और समझदारी है, उस समझदारी का इस्तेमाल करो। फिर बोली पंजाब पंजाबियों का है, पंजाब को पंजाबी चलाएंगे, अपनी सरकार बनाओ, यहाँ कोई नई राजनीति नहीं मिलेगी। ये बाहर से आते हैं, आपके पंजाब में हमें सिखाइए पंजाबियत क्या है, पंजाब मेरी ससुराल है। अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र को एक बार फिर से चेताया है। भारतीय दूत ने यूएन में कहा है कि अफगानिस्तान के हालात पर पश्चिमी एशियाई क्षेत्र पर व्यापक रूप से असर पड़ेगा और दरअसल अफगानिस्तान में अगस्त 2021 से 20 साल बाद फिर तालिबान का कब्जा हो गया और यहां से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद काबिज हुई तालिबानी सरकार को अभी विश्व के कई नेताओं ने मान्यता नहीं दी है। कई पाबंदियों के कारण देश में आर्थिक व सामाजिक संकट के साथ आतंकवाद का खतरा पैदा हो गया है। भारत के स्थायी दूत टीएस त्रिमूर्ति ने बुधवार को सुरक्षा परिषद का ध्यान अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद व मादक पदार्थों की तस्करी के बढ़ते खतरे की ओर दिलाया। त्रिमूर्ति ने यह बात संयुक्त राष्ट्र और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन के बीच सहयोग पर सुरक्षा परिषद में बहस में भाग लेते हुए कही। सीएसटीओ में आर्मेनिया, बेलारूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान भी शामिल हैं। यह संगठन अपनी स्थापना के 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारतीय दूत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वह अफगानिस्तान के घटनाक्रम का संज्ञान ले। इस घटनाक्रम के कारण मध्य एशियाई देशों पर भी असर पड़ेगा। क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय संगठनों के लिए एक बार फिर वक्त है कि वे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के मुताबिक यूएन व क्षेत्रीय व उप क्षेत्रीय संगठनों के साथ सक्रिय मदद करने को तैयार है। कोयला खदानों और उसकी निकासी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। इस बारे में सीएम गहलोत ने सोनिया गांधी से तीसरी बार पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप कर सीएम भूपेश बघेल से मदद की मांग की है। सीएम गहलोत ने पत्र में लिखा है कि यदि सोनिया गांधी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करती हैं तो बहुत गंभीर परिणाम होंगे। कोयला निकासी समय से नहीं हुई तो राजस्थान में बिजली संकट गहरा सकता है। इस विवाद पर गहलोत ने सोनिया गांधी को पहला पत्र 1 दिसंबर 2021 को लिखा था। राजस्थान सरकार ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ की सरकार राजस्थान को आवंटित कोयले की खदानों से कोयला निकालने के लिए इजाजत नहीं दे रही है, जिस कारण सरकार को बदनामी का सामना भी करना पड़ रहा है। साथ ही राज्यों में बिजली संकट जो है वो खड़ा हो सकता है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राजस्थान के कोयला खदानों से कोयला निकालने दें। दरअसल केंद्र सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़ में अपने बिजली घरों के लिए कोयला निकालने के लिए 2 कोयला खदान आवंटित किए हैं, मगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलने पाने की वजह से वहां पर कोयले की निकासी नहीं हो पा रही है।
कर्नाटक के हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार को चौथे दिन भी सुनवाई हुई है और इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से जिरह करते हुए अधिवक्ता रवि कुमार ने कहा है कि अकेले हिजाब का ही जिक्र क्यों, जब दुपट्टा, चूड़ियां, पगड़ी, क्रास और बिंदी जैसे सैकड़ों धार्मिक प्रतीक चिन्ह लोगों द्वारा रोजाना पहने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं केवल समाज के सभी वर्गों में धार्मिक प्रतीकों की विविधता को उजागर कर रहा हूं। सरकार अकेले हिजाब को चुनकर भेदभाव क्यों कर रही है? चूड़ियां पहनी जाती हैं, क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं है? कुमार ने कहा यह केवल उनके धर्म के कारण है। याचिकाकर्ता को कक्षा से बाहर भेजा जा रहा है। बिंदी लगाने वाली लड़की को बाहर नहीं भेजा जा रहा है, चूड़ी पहनने वाली लड़की को भी नहीं, क्रास पहनने वाले ईसाइयों को भी नहीं, केवल इन्हें ही क्यों? यह संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। वरिष्ठ अधिवक्ता रवि कुमार ने राज्य सरकार की अधिसूचना को अवैध ठहराते हुए कहा कि कर्नाटक एजुकेशन एक्ट में इस संबंध में प्रावधान नहीं है। हिजाब विवाद पर बृहस्पतिवार को 2:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि यदि बैन को लेकर कोई आदेश जारी किया गया तो उस संबंध में छात्राओं के परिजनों को 1 साल पहले ही इसकी जानकारी देनी थी। इसके लिए उन्होंने एजुकेशन एक्ट का हवाला दिया, जिसमें किसी भी नियम के बारे में 1 साल पहले बताने का प्रावधान है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देश भर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,757 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर की सरजमी में दूसरी बार आ रहे हैं। बांदा सागर मार्ग में पीसीएफ गोदाम के पास जनसभा के लिए पंडाल और मंच पूरी तरह से जनसभा के लिए तैयार। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात? सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। शिवसेना के नेता विनायक राउत ने बुधवार को भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर निशाना साधा है। राउत ने दावा किया है कि ईडी की तरफ से जांच बिठाए जाने के बाद नारायण राणे भाजपा में शामिल हो गए थे। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिवसेना के लोकसभा सांसद ने पूछा कि राणे जब कांग्रेस पार्टी में थे तब भाजपा के नेता किरीट सोमैया ने उन पर कई आरोप लगाए थे, आखिर अब उन आरोपों का क्या हुआ है? विनायक राउत ने कहा कि सोमैया ने राणे के विरुद्ध भ्रष्टाचार में लिप्त रहने एवं बिना लेखा जोखा वाली संपत्ति इकट्ठा करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। उसके बाद ईडी ने कुछ खोखा कंपनियों की जांच की और राणे डर गए और भाजपा में चले गए। मैं आशा करता हूं कि सोमैया उन सबूतों को फिर ईडी को देंगे जो उनके पास थे और अधिकारी उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। हम निश्चित ही इस पर ईडी का जवाब चाहेंगे। गौरतलब है कि राणे ने अपना राजनीतिक करियर शिवसेना से शुरू किया था। उन्होंने 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन की सरकार के दौरान छोटे समय के लिए महाराष्ट्र के सीएम का पदभार संभाला था। राणे बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए और राज्य मंत्री बन गए। कुछ साल बाद ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। 2018 में राणे ने महाराष्ट्र स्वाभिमानी पार्टी की स्थापना की और बाद में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में करा लिया। भाजपा में शामिल होने के बाद ही राणे 2019 में राज्यसभा सांसद बन गए। उन्हें पिछले साल ही केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया। विनायक राउत ने इस बयान से एक दिन पहले शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने भी कुछ भाजपा नेताओं एवं व्यापारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया। हालांकि राणे ने बुधवार को कहा है कि संजय राउत बिना किसी दस्तावेजी सबूत के भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में चुनाव का माहौल है और इस बीच ओडिशा में 5 चरणों में बुधवार शुरू हुए पंचायत चुनाव में हिंसा की खबर सामने आई है। हिंसक झड़पों में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। साथ ही 2 स्थानीय टीवी चैनलों के 4 पत्रकारों पर भी चुनाव करते समय हमला किया गया है। चुनाव प्रचार जो है 5 चरणों में 16, 18, 20, 22 और 24 फरवरी को होंगे और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरी जिले के कृष्ण प्रसाद ब्लॉक के अलंदा ग्राम पंचायत की
तिछीनी गांव में मतदान के दौरान जमकर हिंसा हुई है और इसमें कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 17 की हालत गंभीर है। साथ ही इसी जिले के कनास प्रखंड में बदला ग्राम पंचायत के एक बूथ पर स्थानीय टीवी चैनलों के 4 पत्रकारों पर कथित रूप से हमला किया गया। एक अन्य घटना में एक व्यक्ति ने पुरी जिले के ब्रह्मगिरी ब्लॉक के चाप मानिक ग्राम पंचायत के कासी झरिया गांव में एक बूथ से मतपेटी उठाई और उसे परिसर की दीवार पर पटक दिया। वहीं ढेंकनाथ जिले में भी इस तरह की घटना जो है वो सामने आई है। बूथ में पीठासीन अधिकारी पर भी हमला किया गया। इस हमले में पीठासीन अधिकारी पूर्णचंद राउल के सिर पर चोटें आई हैं और उन्हें तुरंत गोदिया के सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में नौरंगिया गांव में बुधवार रात करीब 10 बजे कुएं पर रखा स्लैब टूटकर गिरने से 30 लोग कुएं में गिर गए। हादसे में 2 महिला और 11 अन्य, जिसमें बच्चे, किशोर किशोरी और युवक युवतियां भी शामिल हैं, कि उनकी मौत हो गई है। घटना के समय सभी लोग एक परिवार में हल्दी की रस्म के उत्सव में चल रहा डांस देख रहे थे। कई थानों की फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन कर बाहर उन्हें निकाला गया है। उक्त थाना क्षेत्र के नौरंगिया के स्कूल टोला निवासी परमेश्वर कुशवाहा के पुत्र बृहस्पतिवार को शादी है और वैवाहिक रस्म की जो वहां पर रस्म चल रही थी, अदायगी के दौरान गांव में स्थित कुआं पर मटकोड़ करने गई थी। उनके साथ बच्चे भी गए थे। इसके बाद कुआं पर बने ढक्कन का स्लैब पर खड़े लोग डांस देखने लगे। इस बीच स्लैब टूटकर कुआं में गिर गया। बच्चे समेत महिलाएं कुएं में गिरकर दब गए। घटना की सूचना मिलते ही कोहराम मच गया। सब लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। इस बीच पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। इसमें 1.5 घंटे का समय लग गया और तब तक काफी देर हो चुकी थी। 11 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इधर कोटवा सीएससी में भर्ती 2 बच्चों ने भी दम तोड़ दिया है। सीएमएस डॉक्टर एसके वर्मा ने बताया है कि 5 से 25 वर्ष के 9 लोगों की और 2 महिलाओं की मौत हुई है। अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। डीएमएस राजलिंगम व एसपी सचिंदर पटेल ने बताया है कि इस लोमहर्षक घटना से सभी जो है वो दुखी में है और जांच कराई जा रही है। घटना में लापरवाही कहां और कैसे हुई। 80 और 90 के दशक में भारतीय सिनेमा में डिस्को संगीत को लोकप्रिय बनाने वाले गायक संगीतकार बप्पी लहरी का कई स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हुए मंगलवार को निधन हो गया था। उनकी उम्र महज 69 वर्ष थी। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दीपक नाम जोशी द्वारा दिए गए बयान के मुताबिक लहरी का 1 महीने के लिए जो उन्हें अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया था और सोमवार को उन्हें छुट्टी दे दी गई, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनके परिवार ने एक डॉक्टर को उनके घर पे बुलाया। उन्हें अस्पताल लाया गया। उन्हें कई जो है समस्याएं थी। वहीं आधिकारिक बयान में परिवार के सदस्यों ने उल्लेख किया है कि दिवंगत संगीतकार का अंतिम संस्कार जो है आज किया जाएगा। गुरुवार की सुबह बप्पा और उनका परिवार अपने पिता के अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। जैसे ही परिवार के सदस्य बप्पा और अन्य को लेने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे, बप्पा भावुक हो गए। आपको बता दें कि परिवार ने बप्पी लहरी के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार यानी कि आज मुंबई स्थित विले पार्ले में शमशान घाट पर किया जाएगा। अंतिम क्रिया की विधि लड़ी हाउस में सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में अब पेड़ों का कटान अंतिम विकल्प होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय वृक्षों के पर्यावरणीय महत्व को समझते हुए अब राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी लागू करने जा रहा है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वन विभाग, राज्य वन विकास निगम और वन व पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के विशेषज्ञों का सहयोग और विचार लेने का भी अनुरोध किया गया है। लगभग 71% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण के कार्यों में हर साल हजारों पेड़ जो हैं विकास की भेंट चढ़ जाते हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना के निर्माण में हजारों पेड़ का कटान हो चुका है। पर्यावरण आंदोलनकारी पेड़ों के कटान के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं और उनकी आवाज ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय पर असर दिखाया है। मंत्रालय ने प्रदेश सरकार को इस संबंध में पत्र भेजा है। पत्र में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में 31 जनवरी 2020 की बैठक का जिक्र भी किया गया है, जिसमें तय हुआ था कि राजमार्गों के निर्माण कार्यों में पेड़ों का कटान अंतिम विकल्प होगा। इसके स्थान पर सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में पेड़ों को ट्रांसप्लांट किए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर वन प्रशासन की ओर से पेड़ों की कटान की अनुमति दी गई है, वहां भी पेड़ों को ट्रांसप्लांट करने पर ध्यान दिया जाएगा। इससे घास के वन मैदान, ग्लेशियरों के संरक्षण और संवर्धन तथा उत्तराखंड के बहुमूल्य पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में
मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देश भर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपडेट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 30,757 मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फतेहपुर की सरजमी में दूसरी बार आ रहे हैं। बांदा सागर मार्ग में पीसीएफ गोदाम के पास जनसभा के लिए पंडाल और मंच पूरी तरह से जनसभा के लिए तैयार। यूपी विधानसभा चुनाव में मतदान के तीसरे चरण से पहले कानपुर बुंदेलखंड परिक्षेत्र में स्टार प्रचारकों ने पूरी ताकत झोंकी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के पिटारे से नई घोषणाओं के निकलने का क्रम जारी। महाराष्ट्र में गठबंधन खत्म होने के बाद भाजपा शिवसेना के बीच रिश्ते अब सबसे खराब दौर में पहुंच गए हैं।